Hello class, today we are going to see the new concept in banking, that is new models for banking. ठीक है, इसके अंदर देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक कैटेगरी ऑफ बैंक है। ठीक है, यहाँ पर वो बेसिक एमिनिटीज लोगों को इकोनॉमी में जो बैकवर्ड हैं उन लोगों को प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसके बारे में देखो क्या लिखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर अ टाइप ऑफ निके बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, यानी एक बेसिक ग्रास रूट लेवल पे बैंक्स, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो एक बेसिक रूट पे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दीज आर बैंक्स विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। ठीक है, सो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस अवेलेबल है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये लोग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज में क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें कौन सी आती है, सबसे पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स, और फिर उसके बाद में उन डिपॉजिट्स के थ्रू जो पैसा आता है उसको लेंडिंग के लिए यानी एडवांस देने के लिए, लोन देने के लिए लोगों को देते हैं। तो ये एक बेसिक फंक्शन है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है, और इनके पास इसके रिलेटेड लाइसेंस भी होता है। द एम बिहाइंड दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीइंग सर्व्ड बाय अदर बैंक। ठीक है, तो मेन ये जो यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव है या मेन जो रीज़न है इस बैंक का क्या है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का मतलब होता है फाइनेंशियली उन लोगों को भी इंक्लूड करना बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर दूसरे बैंक्स सर्व नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। जैसे दूसरे बैंक की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये उन लोगों को हेल्प नहीं कर पाते या नहीं करते जो इकोनॉमी के अंदर काफ़ी बैकवर्ड हैं, काफ़ी लो हैं, या काफ़ी वी कैन से दे डोंट हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद देम। ठीक है, सो ऐसे लोगों के लिए क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो दूसरे बैंक्स इनको सर्व नहीं करते, इसके लिए इन लोगों को सर्विंग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन किया है। अदर बैंक सच एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, यहाँ पे द मेन एम बिहाइंड दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीइंग सर्व्ड बाय द अदर बैंक सच एज अ स्मॉल बिजनेस यूनिट। ठीक है, जिसके पास छोटा सा बिजनेस यूनिट है उन लोगों को भी बड़ा बैंक लोन नहीं देता, एंटरटेन नहीं करता है, इसके लिए उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और मध्यम किसान जो होते हैं ना, जिनके पास 2 बीघे 3 बीघे 2 एकड़ 3 एकड़ की ज़मीन होती है, छोटा किसान होता है, उसको अगर अपने फार्मिंग के लिए कुछ लोन चाहिए या कुछ एडवांस चाहिए या किसी तरीके का हेल्प असिस्टेंस चाहिए तो कहाँ जाएगा, तो उसको बड़े बैंक हेल्प नहीं करते, इसके लिए उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो गांव में होते हैं, ठीक है, जैसे डेयरी हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या और छोटे छोटे जो चीज़ है जो माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि ऐसे बिजनेस हाउसेस या यूनिट्स जहाँ पर लोग वी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन पे काम चालू है, ठीक है, मनरेगा के थ्रू लोगों को जॉब मिल रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, सो उन सारे लोगों के लिए भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई एंड लोकल एरिया बैंक एलएबी कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये लोग अप्लाई करके स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, आरबीआई इशू करेगा, ये लोग ले सकते हैं। जैसे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है ना, इंडिया बुल्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, डीएचएफएल हो गया, तो ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में आते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में छोटे इंस्टीट्यूशंस जो है वो रीजनल लेवल पे जो काम करते हैं, और लोकल एरिया बैंक जो है वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वो लोग इस पर्टिकुलर बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करके स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में काम कर सकते हैं।
दिस बैंक कैन बी प्रमोटेड इधर बाय इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटीज़। ये सारे बैंक जो है, ये सारे बैंक को कौन कौन प्रमोट करता है? इंडिविजुअल, जैसे आप और हम इंडिविजुअल कस्टमर्स जो से हो जाते हैं। कॉरपोरेट, कभी कभी कंपनियां भी फाइनेंस करती है इन लोगों को। ट्रस्ट भी, बहुत सारे जो ट्रस्ट बने होते हैं वो लोग भी। और सोसाइटीज से तो इनको सपोर्ट मिलता ही है। ठीक है, देखते हैं और इनके बारे में। दे आर इस्टेब्लिश्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो इन लोगों को कैसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज करके एस्टेब्लिश हुआ इन द प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में। दे आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, इनको जो कौन गवर्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करती है। 19 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया 1934 में, और उस एक्ट के अंदर ये सारे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक रेगुलेट होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी ऑब्जर्व करना है क्योंकि ये लोग बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देयर इज़ नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस बैंक। अभी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी आप इनके लिए बोलोगे कि सर एक स्पेसिफिक एरिया में ही काम करेंगे या स्पेसिफिक रीजन में ही काम करेंगे और उन्हीं के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर बंदा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली नॉट स्ट्रांग हो, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या फार्मर्स या आर्टिसियंस या कोई भी ऐसे कैटेगरी वाला बंदा आता हो, तो किसी भी रीजन के बंदे को ये लोग एंटरटेन कर सकते हैं और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दे वेर सेटअप with the twin objective for providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban areas saving and for providing credit to viable economic activities in the local area। तो ये जो बैंक है ना, इसको दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एस्टैब्लिश किया है। कैसा? सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है इसको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। किन लोगों को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना? उन लोगों को जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनके अंदर सेविंग हैबिट को इंक्लूड करना, सेविंग हैबिट को इनकरेज करना। तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में होगा, और उन लोगों के अंदर जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके अंदर सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करना, सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करना। ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग वायबल क्रेडिट, यानी उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना जिनको कहीं और क्रेडिट मिलने का चांस नहीं है, जिनके पास उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनके पास वो सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए स्मॉल फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनके पास हो गए, उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करना वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो इन एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में हो रही हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और इसी दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस्टेब्लिश किया है। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे पहले दो ही ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनरिजर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके अंदर सेविंग हैबिट्स को इंक्लूड करना, सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करना, प्रमोट करना। ठीक है। और दूसरा क्या है? सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट। दूसरा जो है वो सप्लाई करना, क्रेडिट, उधार देना, लोन देना, एडवांस देना, फाइनेंस प्रोवाइड करना स्मॉल बिजनेस यूनिट को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, और ऐसे ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये एक नया ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है। पेमेंट करके कोई बैंक नहीं होता, पेमेंट करके बैंक में एक एक्टिविटी होती है। ठीक है। पेमेंट करके कोई बैंक नहीं होता। यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, ये एक न्यू कैटेगरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज है। ठीक है। इट इज़ कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है।
द मेन एम इज टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम पीपल। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन जो आइडिया है इसका, वो स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। इट इज़ लाइकली एनी अदर बैंक एज इट कैन कैरी आउट most of the banking functions such as the remittance services, mobile banking, ATM card, net banking card etc, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे कि अदर बैंकिंग सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी, जैसे कि रेमिटेंस सर्विसेज, पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम। फिर मोबाइल बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग के लिए आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ऑनलाइन बहुत सारे फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो, फिर एटीएम कार्ड आपको मिलता है, फिर नेट बैंकिंग भी आप कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी ये करता है। बट इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर ये लोन और क्रेडिट कार्ड इशू करने का नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू ₹1,00,000। और ये जो कैटेगरी ऑफ, ये जो पेमेंट कैटेगरी ऑफ बैंक जो होता है ना, मतलब एक है कैटेगरी ऑफ बैंक टाइप ही है, जहाँ पर या इसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम अप टू ₹1,00,000 तक ही है, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ बैंक है। आप ये इसको एक मतलब बोल सकते हैं ना, आप कहीं इसको देखोगे नहीं कि ये एक पेमेंट टाइप बैंक है, जैसे हम लोग HDFC, ICICI, यूनियन बैंक ये सब देखते हैं ना कि बैंक का ऑफिसेस है। आप ये पेमेंट बैंक का कहीं ऑफिसेस देखोगे नहीं, एक छोटे से दुकान में एक सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते रहते हैं ये लोग बस। जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है एक्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक्स टू द डेट, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो पेमेंट बैंक के कैटेगरी के अंदर होता है। जैसे कोटक महिंद्रा का 811 अकाउंट है गया, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आजकल एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट का, जैसे कि एक बच्ची रहती है, उसको एडमिशन कराना रहता है, बट उसके पास पैसे नहीं, मतलब कम होते हैं, तो वो अपने सिस्टर को कॉल करते हैं, उसकी सिस्टर बोलती है एयरटेल के दुकान पे जाओ, पेमेंट वहाँ पे जाओ, 2 मिनट में अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, वो पैसे भेज देती हो, पैसे विड्रॉ करके लेके जाके वो सेंड कर देते हैं। तो यानी ये जो पेमेंट कैटेगरी ऑफ बैंक जो है, यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है, वो एक्चुअली एक ग्राहक सेवा केंद्र है, कस्टमर सर्विस सेंटर एक है, ठीक है ना। ये कस्टमर सर्विस सेंटर है। अब ये जो कस्टमर सर्विस सेंटर है ना, जो छोटा सा रिटेलर है, ठीक है ना, लोकल एरिया में जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जो और भी एक दो बिजनेस करते हैं, तो स्मॉल जो रिटेलर होता है ना लोकल एरिया में, उसके पास ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है, या उसके पास ये सर्विसेज हो सकती है, ठीक है। सबके पास नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के पास ये सर्विसेज मिलेगी ही मिलेगी, जिसको हम लोग पेमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो पेमेंट मतलब पेटीएम कर सकते हो, एयरटेल का भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट आपके पास है ही है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये सर्विसेज मिलता है। तो यहाँ पर जो ये डिपॉजिट है 1,00,000 तक होता है, और ये 1,00,000 तक ही लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये था कंसेप्ट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक। यहाँ पर क्या होता है, जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं वहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाते अपने अकाउंट से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है, जो ग्राहक सेवा केंद्र से रिलेटेड ये लोग सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक कर रहे थे, तो उसके अंदर कमर्शियल बैंक एक कैटेगरी ऑफ बैंक है, ठीक है। उस कमर्शियल बैंक के अंदर हमने 2 फंक्शंस पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, दूसरा पढ़ा था हमने सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। तो 2 कैटेगरी ऑफ 2 फंक्शन ऑफ बैंक पढ़ा था कमर्शियल बैंक के अंदर। कमर्शियल बैंक के अंदर दोनों बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी आता है। जो बैंक डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं उसको हम लोग कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है। और कमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक, ICICI भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक्स भी हो सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ही दोनों बैंक आते हैं। अभी जो कमर्शियल बैंक की जो कैटेगरी है, इसके अंदर हर बैंक 2 मेन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है।
सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर तो डायग्राम में तो पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और बी वाला है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक है कमर्शियल बैंक का, उसके अंदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में बैंक दो चीज़ें कर रहा है। वो एक हाथ से लोगों से क्या करता है, पैसे लेने का काम करता है, एक्सेप्ट करता है क्या, डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक हाथ से बैंक अपने कस्टमर से पैसे लेने का काम करता है और जो दूसरे हाथ होते हैं उस दूसरे हाथ से बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देने का काम करता है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो एक हाथ से क्या करता है, बैंक पैसे लेता है और दूसरे हाथ से क्या करता है, बैंक पैसे देने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर देखो क्या है, यहाँ पर भी दो एक्टिविटी कर रहा है। सबसे पहले क्या है, एजेंसी फंक्शन, और दूसरा हमारा यूटिलिटी फंक्शन। अभी एजेंसी फंक्शन मतलब क्या, यहाँ पर बैंक क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ में लोगों से जाकर उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूँ, बैंक का कस्टमर हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा LIC का प्रीमियम भरना है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक को बोल दूंगा, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि LIC का प्रीमियम आएगा पे कर देना, लाइट बिल आएगा पे कर देना, हाउस रेंट आएगा पे कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कॉलेज का फीस आएगा उसको पे कर देना, ठीक है। मैं लंच लेता हूँ, कैंटीन का बिल आएगा पे कर देना। ये क्या है, बैंक मेरे बिहाफ में ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बैंक मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए एजेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, डिविडेंड मिलने वाला है, मैं बैंक को बोलूँगा डिविडेंड कलेक्ट कर लेना। मैंने FD किया था, इंटरेस्ट मिलने वाला है, बैंक को बोलूँगा इंटरेस्ट कलेक्ट कर देना। मैंने किसी मेरे फ्रेंड को 50,000 रुपये एडवांस दे के रखा था, मैं बैंक को बोलूँगा जाके पैसे कलेक्ट कर लेना। तो बैंक मेरे बिहाफ में क्या कर रहा है, बैंक मेरे बिहाफ में ये सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और बैंक मेरे लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है। बैंक क्या है, मैंने बैंक को क्या किया, एज एन एजेंट प्रोवाइड किया है और वो बैंक क्या कर रहा है, मेरे बिहाफ में एजेंट बन के वो पेमेंट करने का भी काम करता है और कहीं से कुछ पैसे आने तो उसको भी कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक, ठीक है। व्हेन बैंक बिकम एन एजेंट फॉर अ कस्टमर इट इज़ नोन एज एजेंसी फंक्शन। जब बैंक मेरे लिए एज एन एजेंट काम करेगा तो वो एजेंसी फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा है हमारा यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक मीन्स व्हाट, यहाँ पर हम कस्टमर बैंक में जाकर बैंक के प्रीमाइसेस को जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। यूटिलिटी मीन्स व्हाट, यूजफुलनेस। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, हाउ यूजफुल इट इज़ फॉर अस। तो बैंक कितना यूजफुल है हमारे लिए। When we go to the bank, we will utilize the bank, ठीक है। बैंक को यूटिलाइज करने का, बैंक को हर तरीके से अपने लिए सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए यूज़ करने का, दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, यूटिलिटी फंक्शन में आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाने के बाद अगर आपके पास कोई गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो आप क्या करते हो, बैंक में जाकर रखते हो। बैंक आपको क्या देता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और आप जाकर उस लॉकर की फैसिलिटी को यूज़ करते हो और अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके अंदर रख के आते हो। ये क्या है, यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम क्या है, हम इंडियंस है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं घूमने के लिए, तो अभी हमको क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमको पैसे चाहिए होते हैं। बैंक क्या करता है, हमारे इंडियन रुपये को, INR को वो UAUD डॉलर में कन्वर्ट करता है और हमको पैसे प्रोवाइड करता है, जिससे हम जाकर ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बैंक क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक के अंदर आती है, ठीक है। तो अभी आपको पता चला एजेंसी फंक्शन क्या है। जब बैंक हमारे लिए एजेंट बनेगा तो वो एजेंसी फंक्शन, जब बैंक को हम यूज़ करेंगे किसी अदर पर्पस के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक। तो बैंक क्या करता है, दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक है।
प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, दूसरा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस है, और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर पहला एजेंसी फंक्शन है, दूसरा यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बस इतना ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक के अंदर देखो ए वाला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किससे, इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल मतलब हम जैसे आम कस्टमर, और जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो तो अकाउंट ओपन करेगा, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, इनका भी अकाउंट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट होता है। तो डिपॉजिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। कमर्शियल बैंक का जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, ये 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। सबसे पहले आता है टाइम डिपॉजिट और दूसरे बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में देखिए, टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज अ टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रिपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट डिसाइडेड टाइम। टाइम डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही आप अपना पैसा क्या करते हो, बैंक में जमा करते हो, और जब वो एक्सपायर हो जाता है उतना टाइम, तब बैंक ऑटोमेटिकली आपको आपका पैसा रिटर्न कर देती है। पहला देखिए क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पता होगा, आप क्या करते हो, आपके पास एक लमसम अमाउंट होता है। लमसम अमाउंट वो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, लमसम इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो लमसम अमाउंट इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है। जैसे मेरा है तो मैं लो इनकम कैटेगरी के ग्रुप के अंदर आता हूँ, तो मेरे लिए 50,000 रुपीज़ माई लमसम अमाउंट। लेकिन कोई हाई इनकम ग्रुप के अंदर आता है तो उसके लिए 5 लाख रुपीज़ इज अ लमसम अमाउंट। So it differs from person to person. So मेरे लिए 50,000 is my lump sum amount. So what I will do, I will go to the bank, I will open a fixed deposit account and I will give my 50,000 rupee for a period of 12 months in the bank. और 12 मंथ्स के लिए बैंक क्या करेगा, मुझे 7.9 8.2% इंटरेस्ट मुझे पे करेगा। और जैसे ही 12 मंथ्स हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मुझे मेरा पैसा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वो मेरे अकाउंट में या मेरे हाथ में दे देने का काम करेगा। यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बियरिंग विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो बहुत सारे फिक्स्ड वर्ड आए हैं, इसके लिए आपको सिंपल वर्ड में जो मैंने बताया वही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कम्पेयर टू द सेविंग बैंक अकाउंट एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बैंक टू बैंक डिफर होता है, प्लस जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज़ नॉट परमिटेड बिफोर द मेच्योरिटी डेट। एक बार कस्टमर ने एफडी में पैसे डाल दिए तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज प्री मेच्योर विड्रॉवल अलाउड नहीं होता है। ठीक है, However, deposit can withdraw amount before maturity date for which bank will reduce the interest rate. बैंक को अगर ऐसा लगता है कि आपको एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत है तो वो प्री मेच्योर जो डिपॉजिट है वो दे सकता है। जैसे अगर कोई आपका हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है या कहीं किसी को पैसे इमरजेंसी में ट्रांसफ़र करने हैं, तो ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक क्या करता है, आपको आपके पैसे प्री मेच्योर डिपॉजिट क्या है वो कस्टमर के हाथ में दे देता है, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उतना नहीं पे करेगा, वो कट करके देगा। ठीक है, फॉर द अमाउंट डिपॉजिट इन दिस अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट FDR इज इशूड बाय द बैंक। एक बार पैसे फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बैंक क्या करेगा, आपको इशू करके देगा। अगेंस्ट दिस रिसिप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक। और इस रिसिप्ट को रख के बैंक क्या कर सकते हैं, आप उससे लोन भी ले सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट का देखिए, इट इज़ ऑपरेटेड बाय द सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। जो रिकरिंग अकाउंट है ना, इसको सैलरीड पर्सन भी ओपन कर सकते हो, जो बिजनेसमैन है जिसको रेगुलर इनकम आता है ना वो भी ओपन कर सकता है। A certain fixed sum of money is deposited into the account every month। एक छोटा सा अमाउंट जो होगा ना, इन दोनों बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन
ये क्या करेंगे, एक छोटा सा अमाउंट जो भी ये सेव कर पाएंगे वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में एवरी मंथ वो लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करने का काम करेंगे। विड्रॉवल ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मेच्योरिटी डेट। एक बार यहाँ पे आपने पैसा डाला ना तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लॉक इन पीरियड भी होता है। फॉर एग्जांपल 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। आप पैसा तो डालोगे हर महीने, लेकिन जो विड्रॉवल है ना वो आपका विड्रॉवल 6 महीने के बाद ही होगा। अगर 6 महीने के पहले विड्रॉ किए तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, और 6 महीने के बाद किए तो आपको आपका पूरा पैसा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर विच इज़ सिमिलर टू द फिक्स डिपॉजिट। और जो रिकरिंग अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना वो थोड़ा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट पे जो पैसा मिलता है। सेपरेट पासबुक इज़ प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट। एक सेपरेट पासबुक मिलता है कस्टमर को, उसके अंदर सारा उसका इंफॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग द अकाउंट, जो भी पैसा या बैलेंस उसके अंदर है। तीसरा यहाँ पे देखिए डी वाला डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आर दोस विच आर रिपेड टू द कस्टमर वेन एवर दे आर डिमांडेड। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कस्टमर के डिमांड पे बैंक को रीपे कर देना होता है। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप, चेक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर। इसका मतलब ये कि कस्टमर जब भी पैसे डालना चाहे वो डाल सकता है, और जब भी उसको पैसे की ज़रूरत है वो कभी भी आके बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉल का भी बहुत सारे तरीके, जैसे विड्रॉल स्लिप आप भर दोगे तो विड्रॉ हो सकता है पैसे, चेक आप दे दोगे तो पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, एटीएम कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो इसके थ्रू भी पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है सेविंग अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले देखिए, इट इज़ जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु कैन रेगुलर और फिक्स्ड इनकम सच एज सैलरी एंड वेजेस। ये सैलरी, ये जो सेविंग अकाउंट है ये उन लोगों के लिए जिसके पास फिक्स्ड इनकम आता है या रेगुलर इनकम आता है। ठीक है। जैसे कोई सैलरी वर्कर, सैलरी कमाने वाला बंदा है या वेजेस कमाने वाले बंदे, तो उन लोगों के पास आते हैं पैसे, तो उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिक अकाउंट है। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल। मेन जो ऑब्जेक्टिव है सेविंग अकाउंट का ये क्या है, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट को एनकरेज करना। ठीक है। दिस डिपॉजिट अकाउंट्स आर मेंट फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग। ये जो अकाउंट है ना ये कस्टमर को इसलिए दिया जाता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर सेविंग कर सकें। ठीक है। देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉवल लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है विड्रॉवल का इस पर्टिकुलर अकाउंट से। दिस अकाउंट कैन कैरी लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस ऑन दिस अकाउंट। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे वो थोड़ा कम होता है, और जो ये इंटरेस्ट होता है मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे क्रेडिट होते रहता है अकाउंट के अंदर। पासबुक फैसिलिटी मिलता है। ठीक है। बैलेंस जो भी आता है वो एसएमएस के थ्रू कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं। अकाउंट का स्टेटमेंट भी आपको चाहिए तो आप एवरी मंथ और क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हो। फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द अकाउंट होल्डर टू एसेर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। यहाँ पर फैसिलिटी अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकें। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर सम बैंक प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट। ठीक है। यहाँ पर ये जो सेविंग अकाउंट होल्डर है ना, कुछ बैंक क्या करते हैं एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको फ्लेक्सी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है। दिस फैसिलिटी कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये जो फ्लेक्सी डिपॉजिट होता है इसके अंदर अकाउंट के अंदर जो भी कस्टमर का पैसा होता है वो एक रेशियो के थ्रू थोड़ा पैसा फिक्स्ड हो जाता है, थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी 6,000 रुपये क्या करेगी एफडी में डाल देगी और 4,000 रुपये मेरे लिए सेविंग के अंदर छोड़ देगी। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है। एक सेपरेट फैसिलिटी है जो बैंक इशू करता है। देयर इज़ नो सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट नहीं ओपन होगा, उसी अकाउंट के अंदर जो आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया उसी के अंदर फ्लेक्सी करके दे देंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और अ करंट डिपॉजिट विद स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो ये क्या है, इट इज़ कैटेगरी, एक कैटेगरी है सेविंग बैंक अकाउंट का, करंट डिपॉजिट का,
विथ स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो कस्टमर्स को मिलते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, द एक्सेस अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फिक्स डिपॉजिट। अगर आपका ये जो फ्लेक्सी का जो स्कीम है, ठीक है ना, फैसिलिटी, अगर आपका ये एक्टिव है तो इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट होने के बाद ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा एफडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर बैंक बोलेगा एवरी 4,000 होने के बाद हम उसको ऑटोमेटिकली एफडी के अंदर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाल देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट जो ऑटोमेटिकली होगा 4,000 का, अगर वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट के अंदर। When educate funds are not available to honor the payment or check in saving account, funds get transferred from fixed deposit to saving account। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपने किसी को चेक बना के दिया, कस्टमर ने किसी को चेक बना के दिया और उसके अंदर इनफ अमाउंट नहीं है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वो फंड क्या करता है, ऑटोमेटिकली एफडी से सेविंग में ट्रांसफ़र कर देता है और जो कस्टमर ने जिसने चेक बना के दिया है उसका वो चेक ऑनर हो जाता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है जो सेविंग अकाउंट में फ्लेक्सी ये जो ऑप्शन है, अगर ये आप चूज़ करते हो या ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है तो इसके अंदर आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट हम लोग आज यहाँ तक देखेंगे, फिर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। करंट अकाउंट है हमारा, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द बिजनेस फर्म एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो करंट अकाउंट है इसको कौन ऑपरेट करता है, बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं या किसी ऐसे बंदे को ऑपरेट करना है जिसके पास कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से या जो ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, उन लोगों के लिए करंट अकाउंट देते हैं, ठीक है। सच एस यहाँ पे देखिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारे, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इन लोगों के लिए कैसा है, करंट अकाउंट है। हु हैव अ रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसको रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है। इन दिस अकाउंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉवल ऑफ अमाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिपॉजिट करने का और ना ही विड्रॉवल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। बैंक क्या करता है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता, करंट अकाउंट होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो इस बैंक अकाउंट के अंदर पॉसिबल है और वो सारे कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फॉर करंट अकाउंट बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। करंट अकाउंट के अंदर जो अकाउंट होल्डर है, बैंक क्या करता है, उसको एवरी मंथ उसका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने 4 टाइप के डिपॉजिट्स देखे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने कौन सा डिपॉजिट देखा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सबसे पहला हमने देखा है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर हम लोग ने देखा था फिक्स डिपॉजिट और दूसरा था हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट भी 1 साल, 6 महीने या 2 साल, 3 साल के लिए होता है। रिकरिंग डिपॉजिट पे भी मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है जो 6 महीने का शुरुआत में होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कस्टमर अपने डिमांड के बेसिस पे पैसा विड्रॉ कर सकता है। उसके अंदर हमने पहले देखा था सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे आप जमा करता है और वो अपने डिमांड के हिसाब से विड्रॉ करता है। और दूसरा जो हमने देखा था वो था हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ओपन कराते हैं और वो कितने भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करंट अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है और हर महीने बैंक का क्या करेगा, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इन लोगों को देने का काम करेगा। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट। और बैंक क्या करता है, इसी 4 टाइप के कैटेगरी में लोगों से पैसे क्या करता है, लेने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। आफ्टर दिस we will move on with the next concept, that is granting loans and advances. I hope कि आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। थैंक यू।